अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम में मैं आज़म अली ख़ान यूसुफ सई। सबसे पहले बात करते हैं वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की। उन्होंने कहा है कि भारत ने वीज़ा जारी करने में ताख़ीर का मसला मुतालिका ममालिक के साथ लगातार उठाता रहा है। अगर आसानी से वीज़े जारी किए जाते हैं तो दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुक़ात में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने यह मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के सामने रखा है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुक़ात बहुत मजबूत कसीरुलजहती हैं और इक़्तिसादी ताल्लुक़ात एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ख़ास है। हमने तिजारत से मुतालिक किसी भी मामले पर तबादला ख़याल करने के लिए अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान मैकेनिज़्म कायम कर रखा है। हमारा नुक्ता नज़र हमेशा से ये रहा कि मसाइल को तामीरी अंदाज में हल किया जाए जो दोनों ममालिक के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए कायम किए गए हैं। वक्फ तरमीमी बिल से मुतालिक JPC की मीटिंग से अपोजिशन के 10 अरकान पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें मजलिस के असदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और DMK के एराजा शामिल हैं। जुमा को JPC की मीटिंग में खूब गड़बड़ हुई। अपोजिशन MPs ने कार्रवाई रोकने का मुतालबा किया और कहा उन्हें वक्फ कानून के बारे में तब्दीलियों का जायज़ा लेने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया गया। ये गड़बड़ उस वक्त हुई जब मीरवाइज़ उमर फारूक JPC में पेश हो रहे थे। इस मौके पर तल्ख तकरार हुई। कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के नासिर हुसैन ने शिकायत की कि कमेटी की कार्रवाई महज धोखा है। BJP के निशिकांत दुबे ने उनके रवैये को गैर पार्लिमानी करार दिया और कहा कि वो मेजॉरिटी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, इमरान मसूद को भी सस्पेंड कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के मुहिबुल्लाह, DMK के अब्दुल्ला, शिवसेना UPT के अरविंद सावंत और TMC के नदीम उल हक भी सस्पेंड कर दिए गए हैं और ये भी सस्पेंड शुदा अरकान में शामिल हैं। मीटिंग से बाहर निकलते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि ऐसा माहौल है जैसे कि कोई गैर मुअल्लना इमरजेंसी चल रही हो। चेयरमैन कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे। अपोजिशन अरकान को सस्पेंड करने की तहरीक निशिकांत दुबे ने पेश की थी। BJP की अपराजिता सारंगी ने अपोजिशन अरकान के रवैये पर तनकीद की और कहा कि इन्होंने जगदम्बिका पाल के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया है। इस दौरान मीरवाइज़ उमर फारूक ने कहा कि वो वक्फ कानून में तब्दीलियों की तायद नहीं करते क्योंकि इसका यह मतलब है कि हुकूमत मरकजी मामलात में दखल दे रही है। महाराष्ट्र में बारूद की एक फैक्ट्री में धमाके से 8 लोगों की मौत हो गई। धमाका इस कदर ताकतवर था कि उसकी आवाज़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। यह वाक़या नागपुर के करीब बारूद की फैक्ट्री में पेश आया। 7 लोग जख्मी हुए। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने हलाकतों की तस्दीक की। ओहदेदार तहक़ीक़ात कर रहे हैं। सैफ अली खान पर हमले के मामले में महाराष्ट्र के वजीर योगेश रामदास कड़म ने कहा है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मीडिया को बताया है कि पूछताछ में क्या बात सामने आई है। बाकी तमाम क़ियास आराइयाँ जो की जा रही हैं सब झूठी हैं और हम सबको इस केस को ख़त्म करना चाहिए। पुलिस ने काबिल सताइश काम किया है और अपोजिशन को इसे कबूल करना चाहिए। मुंबई पुलिस की शबीह को ख़राब नहीं करना चाहिए। ऐसे मुजरिम को पकड़ना हमेशा मुश्किल होता है जिसका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि ऐसे मुजरिमों का सुराग लगाने के लिए कोई सुराग भी नहीं होता है। BJP के रुकन पार्लियामेंट अरुण गोयल ने कहा है कि दिल्ली इंतखाबात देखने के लायक हैं और मैं भी इसे इसी तरह देख रहा हूँ। लोग इंतखाबात के दौरान वादे करते हैं और अरविंद केजरीवाल बड़े वादे करते हैं, सब कुछ मुफ्त करना चाहते हैं। और महकुम के बारे में उन्होंने कहा कि महकुम हमारे अकीदे के लिए एक बहुत बड़ी रस्म है और त्रिवेणी का हर कतरा अमृत की तरह है और हर एक को इसमें गौता लगाना चाहिए। चुनाव को दिल्ली का चुनाव तो देखने योग्य होता ही होता है, मैं भी उसी तरह से देख रहा हूँ। तो केजरीवाल जी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, चुनाव में वादे करते हैं लोग और वो तो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े वादे करते हैं, सभी कुछ फ्री करने की बात करते हैं। तो महाकुंभ भी चल रहा है यूपी में, तो क्या महाकुंभ तो अपने आप में एक सबसे बड़ा हमारी आस्था का यज्ञ है और उसमें जो त्रिवेणी है, जो संगम है, वो उसकी एक एक बूंद अमृत के समान है। सभी को जाना चाहिए और उसमें स्नान करना चाहिए। आज तो विपक्ष कहता है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है यूपी में। यूपी आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो मार्गदर्शन में जहां यूपी आज खड़ा हुआ है और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पहले कभी इतना अच्छा यूपी नहीं था। और आई एम श्योर अबाउट के इस विकसित भारत बनने में एक दिन आप देखिएगा कि यूपी की सबसे बड़ी भागीदारी होगी।
بی جے پی لیڈر کوثر جہاں نے اروند کیجریوال پر تنقید کی ہے. کہا ہے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس طرح اروند کیجریوال کی پارٹی کے غنڈوں نے ان کی پارٹی کے ایک خاتون رکن پارلیمنٹ کو پیٹا، ان کی پارٹی کے ایم ایل اے امانت اللہ خان کے بیٹے نے دلی میں لا اینڈ آرڈر کو مذاق بنا دیا. وہ آج صبح دلی پولیس کے ساتھ بدسلوکی کر رہا تھا. امیت شاہ واحد شخص ہیں جو عام آدمی پارٹی کے غنڈوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ویوستھا کی بات کرتے ہیں، کس منہ سے کرتے ہیں؟ انہیں شوبھا نہیں دیتا. وہ سوئم اپنے گھر کی ہی ویوستھا ٹھیک کر لیں. ان کی پارٹی میں تو پوری فوج ہے بھرشٹاچاریوں کی. ان کی آواز پر کس طرح کے غنڈے موالی ہیں کہ ایک انہی کی پارٹی کی مہیلا سانسد کے ساتھ جس طرح سے مار پیٹ ہوئی ہے وہ ہم نے دیکھا. ابھی حال ہی میں انہی کی پارٹی کے ودھائک امانت اللہ خان صاحب کے صاحبزادے نے تو کھلے عام قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں. اور آپ ذرا دیکھیے نا ان کا رویہ کہ کس طرح سے وہ دلی پولیس سے بدتمیزی کر رہے تھے آج صبح جو ہم نے دیکھا. تو میں یہی کہوں گی کہ اور کیجریوال صاحب جو امیت شاہ جی کی جو بات کرتے ہیں تو ماننیہ گرہ منتری امیت شاہ صاحب ہی وہ آدمی ہیں جنہوں نے اس دیش کے ماتھے پر جو کلنک تھا دھارا 370 وہ ختم کیا اور کسی کی ایک پتھر تک پھینکنے کی ہمت نہیں ہوئی. اس درمیان عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے اور اوکھلا ودھان سبھا کے امیدوار امانت اللہ خان نے اپنے بیٹے پر لگے الزامات کو غلط قرار دیا. انہوں نے کہا کہ جامع نگر کے ایس ایچ او نے میرے بیٹے کو روکا کیونکہ اس کی موٹر سائیکل پر عام آدمی پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا تھا. یہاں تک کہ اس نے میرے بیٹے کے ساتھ بدسلوکی بھی کی اور یہ ویڈیو میں موجود ہے. میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو موٹر سائیکل لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے 22,000 روپے کا جرمانہ عائد کر دیا. مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پاس میرے بچوں کو اس طرح پریشان کرنے کے لیے کس طرح کے قانونی حقوق ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے کچھ بھی غلط نہیں کیا. در حقیقت ایس ایچ او میرے بیٹے کو دھمکی دے رہا تھا. وہ علاقے کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ایس ایچ او بی جے پی کے حامی ہیں، اس لیے وہ پریشان تھے. دیکھیے میں ایک سبھا میں تھا، میرے بیٹے کا فون آیا کہ میں موٹر سائیکل سے جا رہا تھا اپنی گلی میں، جہاں ہم رہتے ہیں وہیں گلی میں، تو وہاں ایس ایچ او جامعہ نے آ کر کے، کیونکہ میرے بیٹے کی موٹر سائیکل پہ وہ لگا ہوا تھا عام آدمی پارٹی کا جھنڈا، تو زبردستی آ کر کے روکا اور پھر خود سے بدتمیزی کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے خود سے کس طرح کی زبان کا استعمال کیا، وہ ویڈیو کے اندر ہے. اور اس نے یہ، اور پھر اس ویڈیو کو بنا کر کے میں نے اس سے کہا کہ بھئی آپ کو گاڑی اگر لے جانی ہے آپ لے جاؤ، تو اس نے 22,000 روپے کا اس کا چالان کاٹا. اور جبکہ گلی میں، اب مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ گھر کی گلی میں اگر موٹر سائیکل ہے وہ تو لائسنس سے باقاعدہ اس پہ. وقف ترمیمی بل کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل کردہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے اپوزیشن پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے 10 ارکان کو دن بھر کی سرگرمیوں کے لیے معطل کر دیا گیا. اپوزیشن ارکان کی جانب سے جے پی سی سربراہ اپوزیشن ارکان نے کئی معاملات پر اپنا سخت اعتراض درج کرتے ہوئے سخت احتجاج کیا، جس پر جے پی سی سربراہ نے 10 ارکان کو دن بھر کے لیے معطل کر دیا. معطل شدہ ارکان میں ترنمول کانگریس کے رکن نشیکانت دوبے، بیرسٹر اسدالدین اویسی، کلیان بنرجی، محمد جاوید، اے راجہ، ناصر حسین، محیب اللہ، ایم عبداللہ، اروند ساونت، ندیم الحق اور عمران مسعود شامل ہیں. اپوزیشن ارکان اور جے پی سی سربراہ کے درمیان آج زبردست بحث و مباحثہ ہوا اور وقف بل پر قائم مشترکہ کمیٹی نے جمعہ کو میٹنگ کی. معلومات کے مطابق ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کلیان بنرجی اور بی جے پی رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے کے درمیان اس میٹنگ میں زبردست ہنگامہ ہوا، جس کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا گیا. آئندہ اجلاس 27 جنوری کو طے کیا گیا. خیال رہے منگل کو اتر پردیش کے لکھنؤ میں ملاقات کے بعد جے پی سی کے چیئرمین جگدمبکا پال نے کہا یہ جے پی سی کی آخری میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد وہ 31 جنوری کو بجٹ اجلاس کے دوران پارلیمنٹ میں اپنی رپورٹ پیش کر دیں گے. متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر کے سربراہ میروائز عمر فاروق نے جموں کشمیر کے وفد کے ہمراہ جے پی سی کے منعقدہ اجلاس میں شرکت کی ہے. جموں کشمیر کے علماء و مشائخ کی نمائندگی کرتے ہوئے جے پی سی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ وقت ترمیمی بل کے معاملے میں جلد بازی میں کوئی نہ فیصلہ لے اور نہ سفارش کرے. ملک میں کشیدگی پائی جاتی ہے، مسلمان خود کو بے بس محسوس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ کا مسئلہ اس لیے اہم ہے کہ یہ مسلمانوں کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک میمورنڈم تیار کیا ہے اور مرحلہ وار اپنے خدشات پر بات کرنے کا منصوبہ بنایا. میر واعظ عمر فاروق نے کہا جموں کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست ہے اور یہاں مسلمان کئی ایک خدشات سے دوچار ہیں. یہاں کئی مسائل ہیں اور ہم ان پر مرحلہ وار بحث کرنا چاہتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ جے پی سی کے ارکان ہماری طرف سے اٹھائے گئے خدشات کو سمجھیں گے، ان کا ازالہ کریں گے، کیونکہ یہ معاملہ مسلمانوں کے مستقبل سے براہ راست جڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب مسجدوں مندروں کی بات آتی ہے تو پہلے ہی کشیدگی کا ماحول
ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے بھائی چارے کی فضا کو نقصان پہنچے. ہمارا خیال تھا کہ JPC کشمیر آئے گی. ہم یہاں بہت کم وقت کے لیے آئے ہیں. سال 2025 میں حج بیت اللہ کے لیے رقم جمع کرنے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی. حج کمیٹی آف انڈیا نے جاری کردہ سرکولر کے مطابق حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے خواہش مند درخواست گزاروں کی خرچ طلب رقم جمع کرنے کی تاریخ میں توسیع کرتے ہوئے 31 جنوری تک وقت دیا گیا. درخواست گزاروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ 31 جنوری کے بعد کسی بھی طرح کی گنجائش فراہم نہیں ہوگی. حج بیت اللہ کی پہلی اور دوسری قسط جملہ 2,72,300 روپے جمع کرنے ہوں گے. مزید تفصیلات کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ سے مزید تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں. سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں آج ڈویژنل کمشنر کشمیر نے فل ڈریس ریہرسل میں شرکت کی اور اس موقع پر انہوں نے ترنگا لہرایا. NC کیڈٹس پولیس کی جانب سے انہیں سلامی پیش کی گئی. IG کشمیر نے بھی اس میں شرکت کی. واضح ہے کہ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے لیے سری نگر میں سیکیورٹی کے غیر معمولی بندوبست کیے جا رہے ہیں. IG کشمیر اور ڈویژنل کمشنر کشمیر نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ یوم جمہوریہ تقاریب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. 26 جنوری یوم جمہوریہ تقاریب کے پرامن اور محفوظ انعقاد کے لیے پولیس کی جانب سے 3 ٹائر سیکیورٹی بندوبست کیے جا رہے ہیں. واضح ہے کہ سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں نائب وزیر اعلیٰ اور جموں کشمیر کے مولانا آزاد اسپورٹس اسٹیڈیم میں جموں کے مولانا آزاد اسپورٹس اسٹیڈیم میں LG منوج سنہا یوم جمہوریہ کے موقع پر ترنگا پرچم لہرائیں گے. محبوب نگر MLA وائی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ مختلف سیاسی پارٹیاں عوام کے لیے کام کرتی ہیں اور گزشتہ 1 سال میں ان پارٹیوں نے محبوب نگر کی عزت کو بڑھایا ہے. آج محبوب نگر میونسپلٹی کے آخری کونسل اجلاس میں بطور مہمان خصوصی خطاب وہ کر رہے تھے. سرینواس ریڈی نے کہا گزشتہ سال میونسپلٹی کے ترقیاتی کاموں میں کسی بھی قسم کی تفریق نہیں کی گئی. سب نے ایک ساتھ کام کرتے ہوئے محبوب نگر کے لیے اہم ترقیاتی منصوبوں پر توجہ مرکوز کی. انہوں نے کونسل کے ارکان کی تعریف کی. کہا یہ سب عوام کے فائدے کے لیے کیا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ محبوب نگر پہلے 140 میونسپلٹیز میں شامل تھا لیکن وزیر اعلیٰ کے تعاون سے محبوب نگر کو 15 میونسپل کارپوریشن میں شامل کیا گیا اور یہ میونسپل کارپوریشن کے طور پر اپ گریڈ ہو گیا ہے اور یہ تبدیلی اس کونسل کی مدت میں ہوئی ہے اور سرینواس ریڈی نے اس پر خوشی کا بھی اظہار کیا ہے. ఈ ఒక్క సంవత్సరంలో 10 కౌన్సిల్ మీటింగ్లు జరిగినాయి. గతంలో 4 సంవత్సరాల కాలంలో కేవలం 12 సార్లు కౌన్సిల్ సమావేశం జరిగింది. ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఒకటే మాట చెప్పిన, మినిమం స్టిపులేటెడ్ టైం ఏదైతే ఉంటుందో అది మున్సిపల్ చట్టం ప్రకారం నెలన 45 రోజుల ఖచ్చితంగా ఆ టైం కాగానే మనం కౌన్సిల్ మీటింగ్ పెట్టుకోవాలా. కౌన్సిల్లో కౌన్సిలర్స్ వాళ్ళ వార్డుకు సంబంధించిన అంశాల ప్రస్తావన ఉండాలి అని చెప్పి ఆ రోజే మొదటి సమావేశంలో చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మహబూబ్ నగర్ పట్టణమంతా సమభావంతో చూడాలా. పార్టీలు ఎవరైనా పార్టీలకు అతీతంగా కౌన్సిలర్లు తమ వార్డులను డెవలప్ చేసుకోవాలి, సమాన స్థాయిలో వాళ్ళకు నిధులు కేటాయించాలి అని చెప్పి ఆ రోజే చైర్మన్ గారికి సూచన ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ సూచనను అనుసరించి ఈ ఒక్క సంవత్సరంలో 49 వార్డులుగా ఉన్న మున్సిపాలిటీలో ఎటువంటి భేదభావం లేకుండా ఏ పార్టీకి చెందిన కౌన్సిలర్స్ వార్డ్స్ అయినా సరే అన్ని సమాన స్థాయిలో ఫండ్స్ కేటాయించడం జరిగింది. సరే కొన్నిటికి బాగా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ఒక 5% ఎక్కువ కేటాయించవచ్చు అప్పటి సందర్భాన్ని బట్టి. కానీ ప్రతి కౌన్సిలర్ కూడా వాళ్ళ వార్డులలో ఏ పని చేసుకోవాలి, ఏ రోడ్డు వేసుకోవాలి, ఏ డ్రైన్ కట్టుకోవాలన్న స్వేచ్ఛ ఆ కౌన్సిలర్లకు ఇచ్చి వాళ్ళు పంపిన ప్రపోజల్స్నే ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేసి ఎజెండాలో పెట్టడం జరిగింది. చాలా మంచి వాతావరణంలో ఈ ఒక్క సంవత్సరము ఒక ప్రజాస్వామిక వాతావరణంలో మన మహబూబ్ నగర్ కౌన్సిల్ మీటింగ్స్ జరిగినాయి. వాళ్ళందరినీ కూడా నేను అభినందిస్తూ ఉన్నా. మిగతా కౌన్సిల్ మీటింగ్స్లో మేము చూసినాం అరుపులు, కేకలు, దొబ్బులాటలు, ఒకరి మీద ఒకరు నిందలేసుకోవడము, అవన్నీ మనం చూసినాం. కానీ ఇక్కడ నేను शोभा उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद शोबे उर्दू की जानिब से रोज़ा गोल्डन जुबली कौमी वर्कशॉप बाउनवान फ़रहंग तलमीहात मीर माँ शख्सियात मकामात और इश्तिहारात मुकर्रर किया गया. इस वर्कशॉप का इफ्तिताही इजलास 21 जनवरी सुबह 10:30 पर प्रोफेसर BJ राव वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने शमा रोशन करते हुए किया. प्रोफेसर MT अंसारी डीन स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ ने खैर मुकदमी कलिमात अदा किए हैं, जबकि प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा साबिक़ डीन और सदर शोबा उर्दू कश्मीर यूनिवर्सिटी पर
प्रोफेसर रहमत यूसुफ जई साबिक सदर शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने इस इफ्तिताही इजलास की सदारत की और फरहंग तलमीहात की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। प्रोफेसर फजलुल्लाह मुकरम और सदर शोबा उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने इस्तकबालिया कलिमात के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि प्रोफेसर आरशिया जबीन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने इस वर्कशॉप की अहमियत और उसके अगराज़ व मकासिद बयान किए। मेहमान एजाज़ी प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस, प्रोफेसर शौकत हयात ने भी मीर तक़ी मीर की शायरी पर इजहार ख्याल किया। प्रोफेसर शहाबुद्दीन साकिब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अहमद महफूज जामिया मिल्लिया इस्लामिया, प्रोफेसर महमूद अहमद काविश ऑनलाइन इस वर्कशॉप से जुड़े रहे। प्रोफेसर मुजफ्फर अली शाह मीरी, साबिक़ वाइस चांसलर, मौलवी अब्दुल हक यूनिवर्सिटी ने भी मीर तक़ी मीर की शख्सियात और उनकी शायरी की खुसूसियात पर रोशनी डाली। मुआविन कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद काशिफ ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सदर बनकर सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन अहदेदारों ने उनकी पॉलिसियों के मुताबिक गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर रखा है। मालूम हुआ है कि सैकड़ों गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया गया और इनमें से कई को उनके मुल्क वापस भेज दिया गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि अमरीकी अहदेदार ने 538 गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया, उन्हें फ़ौजी हवाई जहाज़ के ज़रिए डिपोर्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इनमें एक ऐसा शख्स भी है जिस पर दहशतगर्द होने का शुबा है। एक गैंग के 4 अरकान भी हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नाबालगों के खिलाफ जिनसी जराइम का कसूरवार पाया गया था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से दो टोक लफ्ज़ों में कह दिया है कि आप कोई फरिश्ते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को चाहिए था कि वो रशिया के सामने हथियार डाल देता। ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की भी जंग के लिए जिम्मेदार हैं। फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने ये बात कही। ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया जबकि ऐसी खबरें हैं कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की दोनों की रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग की कोशिश हो रही है। ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन जंग रुकवाना चाहते हैं। ट्रंप का सदर बनना ज़ेलेंस्की के लिए एक धचका है। बाइडन और यूरोपीय मुल्क 2000 फरवरी 2022 से जारी जंग में अमेरिका के एक रिटायर्ड फौजी जनरल ने कहा है कि इजरायली फ़ौज ने 15 महीनों की जंग में हिजबुल्लाह के 10% से भी कम ताकत को तबाह किया। उन्होंने कहा कि फ़ौजी अहदेदार सच बोलने से डर रहे हैं। एक इजरायली रेडियो से बात करते हुए रिटायर्ड जनरल ने कहा कि इजराइल ने हमास को शिकस्त नहीं दी। इजरायली फ़ौज हमास जैसी फ़ौज को तबाह नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हमास को तबाह करने के बारे में जो भी दावे किए गए हैं और जश्न मनाया गया वो बेवकूफ़ी है। उन्होंने कहा कि हमास के पास 500 किलोमीटर की सुरंग है, हमने सिर्फ 10% से कम को तबाह किया। हमास के पास 25,000 फाइटर्स हैं, हम ज़मीन पर ठहरे बगैर जंग जीत नहीं सकते। हम सैकड़ों किलोमीटर की सुरंगों को तबाह के बगैर जीत नहीं सकते। आज हमास के सिपाहियों की तादाद जंग से पहले की सतह पर आ गई है। यह पूछे जाने पर कि क्या फ़ौज झूठ बोल रही है, उन्होंने कहा कि एक बड़ा झूठ है। सच बोलने के लिए फ़ौजी अहदेदार डर रहे हैं। हम आज बहुत मुश्किल सूरत हाल में हैं। ट्रंप ने हमें मज़ीद सिपाहियों को खोने से बचाया है। यूक्रेन की भरपूर मदद कर रहे थे, लेकिन अब ट्रंप ने साफ इशारा कर दिया है कि वो यूक्रेन की अंधाधुंध मदद नहीं करेंगे। प्राइम टाइम में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ जई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।